कल्पना कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में सबसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और अवैध रूप से नकदी बनाते हैं। रॉबर्ट स्मिथ उन कई भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों में से एक थे जो सोचते थे कि वे कानून से ऊपर हैं। लेकिन क्या होता है जब एक पुलिसकर्मी गलत व्यक्ति से मिलता है? वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आसानी से पीछे नहीं हटता और उनकी मांगों के आगे झुकता नहीं है? जोसेफ मिजियानोव्स्की को आजीवन कारावास का सामना करना पड़ा, लेकिन एपोलिटो और कारकापा ने जेल में अपनी जान गंवाई। यह सब नहीं है, हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में कहानियां देखते हैं जिन्हें वे हकदार थे। लुइस एपोलिटो एंड स्टीवन कारकापा। हमारी पहली कहानी हमें न्यूयॉर्क शहर के केंद्र में ले जाती है, जहां सत्ता और अपराध अक्सर एक खतरनाक टैंगो करते हैं। लुइस एपोलिटो एक सजाया हुआ एनवाईपीडी जासूस, सम्मान और अधिकार का व्यक्ति था, लेकिन चमकदार बैज और प्रशंसा के नीचे उन्होंने एक दोहरा जीवन जिया। एपोलिटो और उनके साथी स्टीफन कारकापा का लुचेस अपराध परिवार के साथ एक गुप्त गठबंधन था, जो न्यूयॉर्क में संगठित अपराध पर हावी 5 परिवारों में से एक था। वर्षों से एपोलिटो और कारकापा ने माफिया के लिए हिटमैन के रूप में काम किया। अपनी पुलिस क्रेडेंशियल्स का उपयोग गोपनीय जानकारी तक पहुंचने के लिए किया, जिसे उन्होंने भारी रकम के लिए बेचा। उन्होंने सोचा कि वे अजेय हैं, अपने बैज और माफिया की शक्ति से ढाल गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्यों के लचीलेपन और कानून की लंबी पहुंच को कम करके आंका। उनका पतन तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक माफिया को निशाना बनाया जो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था और संघीय निगरानी में था। माफिया ने जासूसों के इरादों पर संदेह करते हुए मुखबिर बन गया और एफबीआई को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। माफिया के रैंक के भीतर से यह विश्वासघात सबूत जुटाने के एक डोमिनो प्रभाव की ओर ले गया। अंततः भ्रष्ट जोड़ी के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। 2005 में न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने लुइस एपोलिटो और स्टीफन कारकापा को कई आरोपों में दोषी ठहराया, जिसमें संगठित अपराध गतिविधियों में शामिल होने के लिए रैकेटियरिंग साजिश शामिल थी, जो 2 दशकों तक फैली हुई थी। अभियोग ने आपराधिक व्यवहार के एक पैटर्न का आरोप लगाया, जिसमें हत्या, अपहरण, गवाह छेड़छाड़, न्याय में बाधा, धन शोधन और ड्रग तस्करी शामिल थी, जो माफिया के सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर किया गया था। 2006 में उनके दोषी ठहराए जाने के बाद दोनों पुरुषों को 2009 में आजीवन कारावास की सजा मिली। एपोलिटो और कारकापा अंततः 2010 के दशक के अंत में जेल में मर गए। जोसेफ मिजियानोव्स्की एक शिकागो पुलिस अधिकारी थे और एक ड्रग तस्करी ऑपरेशन के किंगपिन थे जो पूरे शहर में फैला था। मिजियानोव्स्की का अपराधी उद्यम लाभदायक और अच्छी तरह से संरक्षित था, या तो उसने सोचा था। अपने 22 वर्षीय करियर के दौरान वीरता और गिरफ्तारी के लिए 49 प्रशंसा पत्र प्राप्त करने के बावजूद वह गुप्त रूप से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, जिसमें अंडरकवर अधिकारियों की पहचान लीक करना, सुरक्षा पैसे वसूलना, क्रैक कोकीन वितरित करना, गैंग सदस्यों को गोला बारूद की आपूर्ति करना और निर्दोष लोगों को फंसाना शामिल था। मिजियानोव्स्की ने गैंग सदस्यों और ड्रग डीलरों का शोषण किया, यह मानते हुए कि उनके पास प्रतिशोध करने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण गलती की जब उसने एक ड्रग डीलर को हिलाने की कोशिश की, जिसका संघीय कानून प्रवर्तन के साथ गुप्त संबंध था। यह डीलर एक गोपनीय मुखबिर था और मिजियानोव्स्की के जबरदस्ती के प्रयास ने संघीय एजेंटों को वह लाभ दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। अंदरूनी जानकारी से लैस अधिकारियों ने एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया, जिसने अंततः मिजियानोव्स्की के साम्राज्य को ढहा दिया। वायरटैप, निगरानी और मुखबिरों की गवाही ने भ्रष्ट अधिकारी की गतिविधियों की एक निंदनीय तस्वीर पेश की। 2008 में मिजियानोव्स्की को गिरफ्तार कर लिया गया और ड्रग साजिश एंड रैकेटियरिंग का आरोप लगाया गया। मुकदमे ने उनके दोहरे जीवन का पर्दाफाश किया, जनता और उनके साथी अधिकारियों को चौंका दिया। मिजियानोव्स्की को दोषी पाया गया और बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा मिली। उनके दोषी ठहराए जाने से विभाग की गैंगरोधी अपराध इकाई का विघटन हुआ। 2020 में मिजियानोव्स्की ने फर्स्ट स्टेप एक्ट के तहत सजा में कमी की मांग की, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। 2022 में 2 भाइयों जुआन और रोसेंडो हर्नांडेज, जिन्हें मिजियानोव्स्की ने कथित तौर पर फंसाया था, उनके हत्या के दोषी ठहराए जाने को पलट दिया गया और उन्हें पुनर्विचार की अनुमति दी गई। उनके वकील ने दावा किया कि एक अन्य जासूस रेनाल्डो ग्वेरा ने मिजियानोव्स्की के अनुरोध पर उन्हें फंसाया था। डेविड मैक, लॉस एंजल्स शहर, जो अपने ग्लैमर और चकाचौंध के लिए जाना जाता है, का इतिहास भी पुलिस भ्रष्टाचार से दूषित है। सबसे कुख्यात मामलों में से एक एलएपीडी अधिकारी डेविड मैक शामिल था। एलएपीडी मेडल ऑफ ऑनर के प्राप्तकर्ता मैक बल के भीतर एक सम्मानित व्यक्ति थे। हालांकि
उनकी सराहनीय सार्वजनिक छवि उनकी अवैध गतिविधियों का पर्दा था, जिसमें कुख्यात ब्लड्स स्ट्रीट गैंग के साथ संबंध शामिल थे। मैक का पतन तब हुआ जब उन्होंने 1937 में एक बैंक लूट का आयोजन किया। बैंक ऑफ अमेरिका की लूट ने $722,000 का चौंकाने वाला उत्पादन किया, लेकिन मैक की भागीदारी जल्द ही लूट के बाद गलतियों की एक श्रृंखला और उनके असाधारण खर्च के कारण उजागर हो गई। वित्तीय संस्थान के खिलाफ उनके कार्यों, जिसे समुदाय का एक स्तंभ माना जाता था, ने आक्रोश फैला दिया और एक गहन जांच की ओर ले गया। जांच ने मैक के ब्लड्स गैंग के साथ संबंधों का खुलासा किया और एक प्रमुख रैपर नोटोरियस बीआईजी की अनसुलझी हत्या में उनकी संभावित भागीदारी के बारे में भी संदेह पैदा किया, जिससे सार्वजनिक रोष बढ़ गया। जांच एक पूर्व एलएपीडी पुलिस अधिकारी रसेल पुल द्वारा की गई थी। पुल ने आरोप लगाया कि मैक का डेथ रो रिकॉर्ड्स और इसके सीईओ श्यूग नाइट के साथ संबंध था और उन्होंने हत्या का आयोजन करने में मदद की थी। आरोपों के बावजूद मैक को कभी भी आधिकारिक तौर पर बिगी की हत्या के संबंध में आरोप नहीं लगाया गया या दोषी नहीं ठहराया गया। मामला अनसुलझा है और बिगी की मौत की परिस्थितियों के बारे में कई षड्यंत्र सिद्धांत हैं। हालांकि उन्हें अंततः 1997 में बैंक डकैती और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें दोषी पाया गया और 1999 में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। रोनाल्ड वॉट्स। शिकागो पुलिस के पूर्व सार्जेंट रोनाल्ड वॉट्स की कहानी एक समुदाय पर भ्रष्ट कानून प्रवर्तन द्वारा किए जा सकने वाले विनाश का एक चिल्लिंग अनुस्मारक है। वॉट्स ने शिकागो के साउथ साइड पर दंड मुक्ति के साथ काम किया, जहां वह और उनकी टीम अपने क्रूर रणनीति के लिए जाने जाते थे। लगभग एक दशक तक उन्होंने एक आपराधिक उद्यम चलाया, जिसने निवासियों और ड्रग डीलरों दोनों से पैसे वसूलने के लिए ड्रग्स लगाए और फर्जी आरोप लगाए। एक अधिकारी के रूप में अपने समय के दौरान उन्होंने दर्जनों लोगों को उन अपराधों के लिए फंसाया और आरोप लगाया जो उन्होंने नहीं किए थे, जिससे 200 से अधिक गलत ड्रग अपराध दोष सिद्धि हुई। इनमें से कई व्यक्तियों को कुछ वर्षों से आजीवन तक की जेल की सजा दी गई थी। वॉट्स और उनकी टीम, जिसे वॉट्स क्रूटे के नाम से जाना जाता था, ने वर्षों तक शिकागो के साउथ साइड पर ईडा बी वेल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट में काम किया। उन्होंने दंड मुक्ति के साथ काम किया, ड्रग कुरियर को निशाना बनाया और अपने लाभ के लिए साउथ साइड के ड्रग व्यापार का शोषण किया। वॉट्स का कदाचार 2006 में उजागर हुआ, जब उन्हें एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और जबरदस्ती और चोरी का आरोप लगाया। बाद में उन्हें दोषी ठहराया गया और 22 महीने जेल की सजा सुनाई गई। 2018 में कुक काउंटी स्टेट्स अटॉर्नी के कार्यालय ने वॉट्स और उनकी टीम से जुड़े मामलों की व्यापक समीक्षा शुरू की, जिससे 15 गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। जांच ने 100 से अधिक संभावित दूषित मामलों की पहचान की और अधिक बरी होने की उम्मीद है। रोनाल्ड वॉट्स घोटाले को शिकागो के इतिहास में पुलिस भ्रष्टाचार के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जाता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत विफलताओं और नस्लीय पूर्वाग्रह को उजागर करता है। रॉबर्ट जी सेवियस। कहानी अब न्यू ऑर्लियंस के जीवंत शहर में बदल जाती है, जहां तूफान कैटरीना के भयावह परिणाम के बीच पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने आपदा में एक अवसर देखा। उनमें से एक रॉबर्ट गिसेवियस थे, साथ ही अधिकारियों केनेथ बोवेन और एंथनी विलावासो के साथ। ये लोग एक यूनिट का हिस्सा थे जिसने 4 सितंबर 2005 को डेंजिगर ब्रिज पर गोलीबारी की, जिससे 2 नागरिकों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने दावा किया कि वे गोलीबारी के तहत पुलिस अधिकारियों के बारे में एक कॉल का जवाब दे रहे थे, लेकिन सबूतों से पता चला कि वे वास्तव में बजट रेंटल ट्रक में घटना स्थल पर पहुंचे थे और बिना उकसावे के गोलीबारी कर दी थी। तूफान के विनाश से पहले ही लड़खड़ा रहा समुदाय इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शूटिंग से बचने वाले एक जानकार पीड़ित ने अधिकारियों के बयान को चुनौती दी और उनके प्रतिरोध ने एक व्यापक जांच शुरू की। सतर्क समुदाय के रोष और बचे हुए लोगों की गवाही ने संघीय ध्यान आकर्षित किया, जिससे न्याय विभाग द्वारा एक व्यापक जांच की गई। जांच ने पुल पर घटना की वास्तविक प्रकृति को ढकने के लिए अधिकारियों के बीच एक साजिश का खुलासा किया। 2011 में गिसेवियस बोवेन और विलावासो उन अधिकारियों में से थे जिन पर नागरिक अधिकारों का उल्लंघन, न्याय में बाधा और साजिश का आरोप लगाया गया था। मुकदमे ने एनओपीडी द्वारा एक कवर अप का खुलासा किया, जिसमें लगाए गए सबूत, झूठी गवाही और शूटिंग को सही ठहराने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी शामिल थी। 2012 में गिसेवियस, बोवेन और विलावासो को शूटिंग और कवर अप से संबंधित विभिन्न आरोपों में दोषी पाया गया। गिसेवियस को 40 साल, बोवेन को 40 साल और विलावासो को 38 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। राफेल पेरेज। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के रामपाट डिवीजन के एक अधिकारी राफेल पेरेज की कहानी पुलिस भ्रष्टाचार के परिणामों को दर्शाती है।
पेरेज गहन रूप से दुराचार के एक जाल में शामिल था, जिसमें सबूत के लॉकरों से ड्रग्स चुराना, संदिग्धों को फंसाना और पुलिस शूटिंग को कवर करना शामिल था। उनके कार्यों ने अमेरिकी कानून प्रवर्तन के इतिहास में सबसे व्यापक भ्रष्टाचार घोटालों में से एक में योगदान दिया। पेरेज के कुकर्म तब उजागर होने लगे जब उन्हें एक सबूत कक्ष से कोकीन चुराते हुए पकड़ा गया। गंभीर आरोपों का सामना करते हुए उन्होंने एक साथी अधिकारी को डराने की कोशिश की, जिसे उनकी अवैध गतिविधियों का ज्ञान था। हालांकि पेरेज ने अपने इच्छित लक्ष्य के दृढ़ संकल्प और जागरूकता को कम करके आंका। यह अधिकारी अपने अधिकारों और कानून से अच्छी तरह वाकिफ था। पेरेज के धमकियों से डरने से इनकार कर दिया और इसके बजाय एक मुखबिर बन गया। अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी लाया। बहादुर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी ने एक आंतरिक जांच को ट्रिगर किया, जिसने पेरेज के भ्रष्टाचार के विस्तार को उजागर किया। 1999 में पेरेज को गिरफ्तार कर लिया गया और आचार मिसकंडक्ट के कई आरोपों में दोषी ठहराया गया। उनके मुकदमे ने रामपाट डिवीजन के भीतर व्यापक भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला, कई गलत दोष सिद्धियों को पलट दिया और एलएपीडी के भीतर महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई और वह सरकार के लिए एक सहयोगी गवाह बन गया। भ्रष्टाचार के विवरण का खुलासा किया और अन्य अधिकारियों को शामिल किया। घोटाले ने 20 से अधिक अधिकारियों के दोषी ठहराए जाने, एलएपीडी प्रमुख के इस्तीफे और पुलिस के कदाचार के पीड़ितों को लाखों डॉलर का मुआवजा देने का कारण बना। पेरेज की भागीदारी और सहयोग भ्रष्टाचार के दायरे का खुलासा करने में महत्वपूर्ण थे, जिसमें सबूत लगाना, निर्दोष लोगों को फंसाना, ड्रग्स और पैसे चुराना, अत्यधिक बल और क्रूरता और कवर अप और अन्याय में बाधा शामिल थी। रॉबर्ट स्मिथ लोकप्रिय रूप से सबसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी के रूप में जाना जाता था। गलत काम का एक मास्टर था। वह कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, जिसने पुलिस विभाग की अखंडता को कमजोर कर दिया और कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास को कम कर दिया। उनके अपराधों में आधिकारिक कार्यों के बदले में रिश्वत लेना शामिल था, जैसे कि ट्रैफिक टिकट ठीक करना और संवेदनशील जानकारी प्रदान करना। साथ ही हीरोइन, एक खतरनाक और अवैध दवा का परिवहन करने का प्रयास करना। स्मिथ के कार्य अन्य भ्रष्ट अधिकारियों, जिनमें हीदर बुश और रॉबर्ट हसेट शामिल हैं, के साथ एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। अंततः उनके अपराधों का पर्दाफाश हो गया। रॉबर्ट स्मिथ को 77वें महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने 2021 में रिश्वत लेने और हीरोइन का परिवहन करने के लिए अंतर्राज्यीय सुविधाओं का उपयोग करने के लिए दोषी ठहराया था। 2016 और 2017 के बीच स्मिथ, हसेट और बुश ने एक भ्रष्ट योजना में शामिल होकर एक टोइंग कंपनी को अवैध रूप से रेफर करने के बदले हजारों डॉलर की रिश्वत ली। यह एनवाईपीडी के निर्देशित दुर्घटना प्रतिक्रिया कार्यक्रम का सीधा उल्लंघन था। हसेट के सेवानिवृत्त होने के बाद मार्च 2020 तक योजना को स्थगित कर दिया गया। जब स्मिथ ने इसे पुनर्जीवित किया, हीदर बुश को हसेट की जगह लेने के लिए भर्ती किया और अवैध गतिविधि जारी रखी। अपने दोषी ठहराए जाने से पहले उन्होंने मार्च 2020 में एनवाईपीडी से सेवानिवृत्ति ले ली थी। लॉन्ग आइलैंड के 2 अन्य पूर्व एनवाईपीडी अधिकारी, हीदर बुश और रॉबर्ट हसेट ने भी उसी योजना में रिश्वत के आरोपों में दोषी ठहराया था। बुश को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि हसेट ने अपने साथी अधिकारियों को सजा सुनाए जाने के समय सजा का इंतजार किया था। तीनों ने क्वींस में 105वें प्रेसिडेंट में काम किया था। लेन डेविस, न्यू ऑर्लियंस के बिग इजी के दिल में एक समुदाय को लेन डेविस के कार्यों से हिला दिया गया। एक पुलिस अधिकारी जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और भ्रष्ट व्यवहार से न्याय का एक गंभीर गलतफहमी पैदा होगी। डेविस, एक आदमी ने कानून का पालन करने की शपथ ली थी, इसके बजाय ड्रग सुरक्षा रैकेट के प्रमुख के रूप में काम किया। रिश्वत के बदले ड्रग डीलरों को बचाने के लिए अपनी बैज का फायदा उठाया। वह डिजायर डेवलपमेंट पब्लिक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हिंसक अपराधों को कवर करने के लिए भी जाना जाता था। डेविस के अपने पद का शोषण अचानक समाप्त हो गया जब उन्होंने एक स्थानीय महिला किम ग्रोव्स की हत्या का आदेश दिया। पीड़ित एक एकल मां थी, जिन्होंने पहले पुलिस की क्रूरता के लिए डेविस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। डेविस को नहीं पता था कि एफबीआई पहले से ही इस क्षेत्र में एक अंडरकवर ऑपरेशन चला रहा था और ग्रोव्स की हत्या ने उनकी जांच में तात्कालिकता बढ़ा दी। हत्या और डेविस के भ्रष्टाचार के व्यापक पैटर्न से नाराज समुदाय एक साथ रैली कर दिया। स्थानीय संगठनों ने संघीय अधिकारियों के साथ मिलकर डेविस को न्याय दिलाने का काम किया। उनकी सामूहिक कार्रवाई और एफबीआई द्वारा एकत्र किए गए सबूतों ने डेविस की गिरफ्तारी और बाद में कई आरोपों में दोषी ठहराया, जिसमें हत्या करने की साजिश भी शामिल है। 1946 में डेविस को मौत की सजा सुनाई गई थी। 2005 में डेविस के भाग्य का फिर से निर्धारण करने के लिए एक पुनर्विचार परीक्षण निर्धारित किया गया था।
लेन डेविस ने अदालत में अपना प्रतिनिधित्व करते हुए अपना शुरुआती तर्क प्रस्तुत किया और गवाहों को पार पूछा। अपने खिलाफ मजबूत सबूतों के बावजूद, जिसमें हत्या से पहले और बाद में हिटमैन के साथ रिकॉर्ड की गई फोन कॉल शामिल थी, डेविस ने अपनी बेगुनाही बनाए रखी और दावा किया कि उनके खिलाफ गवाही देने वाले गवाह असत्यवादी थे। उन्होंने तर्क दिया कि सबूत अंततः उचित संदेह पैदा करेगा। हालांकि जूरी अनकही थी और 9 अगस्त को मौत की सजा की सिफारिश की। 2 महीने बाद एक न्यायाधीश ने इस सिफारिश का समर्थन किया। जॉन बर्ज शिकागो पुलिस विभाग में एक पूर्व जासूस और कमांडर थे। वह मिडनाइट क्रूसी के नाम से जाने जाने वाले अधिकारियों के एक कुख्यात समूह के सरगना थे। यह दस्ता अपने क्रूर पूछताछ रणनीति के लिए कुख्यात था, जिसमें बिजली के झटके, प्लास्टिक टाइपराइटर कवर के साथ दम घुटना और नकली निष्पादन शामिल थे। उन्होंने किसी भी कीमत पर बयान निकालने के लिए जो कुछ भी किया वह किया। परिणाम कई झूठे बयान, गलत दोष सिद्धि और बिखरे हुए जीवन थे। एंड्रयू विल्सन का मामला बर्ज के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या का आरोपी विल्सन बर्ज के पर्यवेक्षण के तहत गंभीर यातना का शिकार था। 1989 में एंड्रयू विल्सन ने 4 जासूसों, जिनमें जॉन बर्ज भी शामिल थे, के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 1982 में पुलिस पूछताछ के दौरान उन्हें शारीरिक उत्पीड़न, जिसमें पीटना, दम घुटना, जलाना और बिजली का झटका शामिल था, का शिकार किया गया था। विल्सन ने यह भी दावा किया कि पुलिस और शहर के अधिकारियों द्वारा बाद में एक कवर अप किया गया था। 2 महिलाओं और विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के 4 पुरुषों से युक्त एक जूरी के साथ सिविल परीक्षण 15 फरवरी 1980 को शुरू हुआ। जब जॉन बर्ज ने 13 मार्च 1980 को गवाही दी, तो उन्होंने पूछताछ के दौरान एंड्रयू विल्सन के कथित दुर्व्यवहार में किसी भी तरह की भागीदारी या जानकारी से इनकार कर दिया। वर्षों के कानूनी लड़ाई और पीड़ितों और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के बाद 2010 में जॉन बर्ज को अंततः यातना के लिए नहीं, बल्कि यातना के आरोपों से संबंधित परजुरी और न्याय में बाधा के लिए दोषी ठहराया गया। उसे 4 साल और आधा साल की संघीय जेल की सजा सुनाई गई, जो कई लोगों को लगता था कि उसके अपराधों की गंभीरता और सीमा को देखते हुए एक मामूली थप्पड़ था। रोनाल्डो गेवारा शिकागो शहर पुलिस के कदाचार की कहानियों से अजनबी नहीं है और रोनाल्डो गुएरा की कहानी सबसे चौंकाने वाली है। शिकागो पुलिस विभाग के पूर्व जासूस गुएरा ने नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और उनके विश्वास का उल्लंघन करने वाले आरोपों का निशान छोड़ दिया। उनका करियर, जो 3 दशकों से अधिक समय तक फैला था, निर्दोष लोगों को फंसाने, बयान निकालने और सबूतों में हेराफेरी करने के आरोपों से खराब हो गया था। गुएरा के तरीके क्रूर थे और उनके लक्ष्य अक्सर समुदाय के कमजोर सदस्य थे, जिनमें से कई लैटिनो थे। उन्होंने अप्रवासियों और सीमित अंग्रेजी प्रवीणता वाले लोगों के डर का शोषण किया। किसी भी तरह से आवश्यक मामलों को बंद करने के लिए उनकी स्थितियों का फायदा उठाया। गुएरा ने सबूतों को गढ़ा था या अन्यथा उनका कारावास सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में हेरफेर किया था, जिससे गलत दोष सिद्धि हुई। रॉबर्टो अल्मोडोवर का मामला गुएरा के भ्रष्ट प्रथाओं का एक प्रमुख उदाहरण है। 1990 के दशक में एक दोहरे हत्या के दोषी अल्मोडोवर ने एक अपराध के लिए 23 साल सलाखों के पीछे बिताए, जो उन्होंने नहीं किया था। बाद में पता चला कि गुएरा ने कथित तौर पर गवाहों को जबरदस्ती कराने और सबूतों को दबाकर दोष सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्याय की लड़ाई लंबी और कठिन थी, लेकिन अंततः सच्चाई ने गुएरा के धोखे के जाल को उजागर करना शुरू कर दिया। 2017 में अल्मोडोवर को जेल से रिहा किया गया। गुएरा के कदाचार की समीक्षा के बाद उसका दोषी ठहराया गया। यह एक अलग घटना नहीं थी। गुएरा से जुड़े कई अन्य दोष सिद्धियों को तब से पलट दिया गया है। अपने कदाचार के भारी सबूतों के बावजूद गुएरा को आपराधिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया है और वह अपनी पेंशन के साथ बल से सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि उनका विरासत, बिखरे हुए जीवन और एक समुदाय के विश्वास को धोखा दिया है। एंटोनेट फ्रैंक, जो एक पूर्व न्यू ऑर्लियंस पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, अमेरिकी इतिहास में बैज के सबसे चौंकाने वाले विश्वासघातों में से एक के रूप में खड़ा है। 4 मार्च 1995 को फ्रैंक ने अपने साथी के साथ एक रेस्तरां में सशस्त्र डकैती की, जो खून के नरसंहार में समाप्त हो गया, जिससे उसके रास्ते में बर्बादी का निशान छूट गया। फ्रैंक कोई भी अधिकारी नहीं थी। वह एक किनारे पर पुलिसकर्मी थी, जिनके पास अनियमित व्यवहार और अनुशासनात्मक मुद्दों का इतिहास था, जो किसी तरह एनओपीडी की स्क्रीनिंग प्रक्रिया की दरारों से फिसल गया। उस भाग्यशाली रात को वह उस रेस्तरां में लौट आई, जहां उसने पहले ऑफ ड्यूटी के रूप में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया था। ठंडे मन से उसने और उसके साथी रोजर्स लाकेज ने एक डकैती को अंजाम दिया, जो एक हत्याकांड में बदल गया।
रेस्तरां एक वियतनामी अमेरिकी परिवार का स्वामित्व था, एक स्थानीय पसंदीदा था और उस रात की हिंसा ने समुदाय में भय की लहरें भेज दी। जब अराजकता कम हुई तो परिवार के 2 सदस्य, जिनमें एक भाई जो एक एनओपीडी अधिकारी भी था और एक कर्मचारी, मृत पड़े थे। फ्रैंक ने एक अधिकारी के रूप में घटनास्थल पर प्रतिक्रिया देकर अपने निशान को कवर करने का प्रयास किया, जिससे उसके कार्यों की अत्याचारता बढ़ गई। इसके बाद की जांच ने जल्दी से फ्रैंक की संलिप्तता का खुलासा किया। उनका मकसद व्यक्तिगत वित्तीय परेशानियों को कम करने का एक बेताब प्रयास एक शहर को धोखा देने के लिए थोड़ा सा आराम प्रदान करता था। फ्रैंक को प्रथम श्रेणी की हत्या का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई, जो लुइसियाना की मौत की पंक्ति में पहली और एकमात्र महिला बनी। एरिक डेवल्केनेरे, कैलिफोर्निया के शहर के लिए जो अपने ग्लैमर और चकाचौंध के लिए जाना जाता है, का इतिहास भी पुलिस भ्रष्टाचार से दूषित है। सबसे कुख्यात मामलों में से एक एलएपीडी अधिकारी डेविड मैक शामिल था। एलएपीडी मेडल ऑफ ऑनर के प्राप्तकर्ता मैक बल के भीतर एक सम्मानित व्यक्ति थे। हालांकि उनकी सराहनीय सार्वजनिक छवि उनकी अवैध गतिविधियों का पर्दा था, जिसमें कुख्यात ब्लड स्ट्रीट गैंग के साथ संबंध शामिल था। मैक का पतन तब हुआ जब उन्होंने 1970 में एक बैंक लूट का आयोजन किया। बैंक ऑफ अमेरिका की लूट ने $722,000 का चौंकाने वाला उत्पादन किया, लेकिन मैक की भागीदारी जल्द ही लूट के बाद गलतियों की एक श्रृंखला और उनके असाधारण खर्च के कारण उजागर हो गई। वित्तीय संस्थान के खिलाफ उनके कार्यों, जिसे समुदाय का एक स्तंभ माना जाता था, ने आक्रोश फैला दिया और एक गहन जांच की ओर ले गया। जांच ने मैक के ब्लड्स गैंग के साथ संबंधों का खुलासा किया और एक प्रमुख रैपर नोटोरियस बीआईजी की अनसुलझी हत्या में उनकी संभावित भागीदारी के बारे में भी संदेह पैदा किया, जिससे सार्वजनिक रोष बढ़ गया। जांच वो एक पूर्व एलएपीडी पुलिस अधिकारी रसेल पूल द्वारा की गई थी। पूल ने आरोप लगाया कि मैक का डेथ रो रिकॉर्ड्स और इसके सीईओ शिव नाइट के साथ संबंध था और उन्होंने हत्या का आयोजन करने में मदद की थी। आरोपों के बावजूद मैक को कभी भी आधिकारिक तौर पर बिगी की हत्या के संबंध में आरोप नहीं लगाया गया या दोषी नहीं ठहराया गया। मामला अनसुलझा है और बिगी की मौत की परिस्थितियों के बारे में कई षड्यंत्र सिद्धांत हैं। हालांकि उन्हें अंततः 1993 में बैंक डकैती और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें दोषी पाया गया और 1990 में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। वेन जेंकिंस, बाल्टीमोर शहर एक घोटाले से हिल गया था, जिसने अपने पुलिस बल के रैंक के भीतर गहरे बैठे भ्रष्टाचार को उजागर किया, विशेष रूप से कुलीन गन ट्रेस टास्क फोर्स के भीतर। इस घोटाले के केंद्र में सार्जेंट वेन जेनकिंस थे, जो अधिकारियों के एक समूह के सरगना थे, जिन्होंने अपने बैज को आपराधिक गतिविधि के लिए लाइसेंस में बदल दिया था। उनके अपराध सड़कों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने विभाग के बहुत मूल में घुसपैठ की, अपने नींव में जनता के विश्वास को हिला दिया। जेनकिंस और उनके सहयोगियों ने अप्रतिबंधित रूप से काम किया, नागरिकों को लूटा, सैकड़ों घंटों का ओवरटाइम दाखिल किया जो उन्होंने कभी काम नहीं किया, ड्रग्स चुराए और यहाँ तक कि अवैध हथियारों को वापस उन सड़कों पर बेच दिया जिनकी वे रक्षा कर रहे थे। उनके कार्य एक अधिकारी के रूप में ली गई शपथ का विश्वासघात था और समुदाय की सुरक्षा और भलाई पर सीधा हमला था। टास्क फोर्स का भ्रष्टाचार अंततः उजागर हो गया, जिससे एक संघीय जांच शुरू हुई, जिससे उनके आपराधिक उद्यम के विस्तार का पता चला। 2018 में जेनकिंस को रैकेटियरिंग, डकैती और रिकॉर्ड्स के मिथ्याकरण सहित आरोपों के जाल के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 25 साल की फेडरल जेल की सजा सुनाई गई थी। गन ट्रेस टास्क फोर्स घोटाले का परिणाम बहुत बड़ा था। जेनकिंस और अन्य शामिल अधिकारियों के दोष सिद्धि ने उनके द्वारा छुए गए कई मामलों की समीक्षा और उलटने का कारण बना, अभी तक उजागर होने वाले अधिक गलत दोष सिद्धि की संभावना के साथ। माइकल डोट्रो, एडिसन न्यू जर्सी के शांत शहर में एक बदमाश पुलिसकर्मी जिसका नाम माइकल डोट्रो था, ने कानून अपने हाथ में ले लिया। इसे लागू करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए जिन्हें वह दुश्मन मानता था। डोट्रो की कहानी दुर्भावना और प्रतिशोध की है, जो कानून प्रवर्तन से जुड़े सेवा और सुरक्षा के आदर्शों से एक स्पष्ट प्रस्थान है। एडिसन पुलिस विभाग के साथ डोट्रो का कार्यकाल अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कृत्यों की एक श्रृंखला से चिह्नित था, जिन्होंने उसे पार करने की हिम्मत की थी। उनके तरीके कपटी और खतरनाक थे। वह यहाँ तक कि आगजनी करने गए। मई 2013 में डोट्रो ने एक साथी अधिकारी, विभाग में एक कप्तान जो उसे फटकार लगाया था, के घर में आग लगा दी। उस समय कप्तान और उनका परिवार अंदर सो रहे थे। मुश्किल से आग से बच गए, जिसने उनके घर को घेर लिया। आगजनी हमले की जांच ने डोट्रो के प्रतिशोध के विस्तार का खुलासा किया। वह न केवल आग लगाने के लिए बल्कि विभाग के अन्य लोगों के खिलाफ धमकी और उत्पीड़न का अभियान चलाने के लिए पाया गया। उनके कार्यों को गहरी दुश्मनी और उनके रास्ते में खड़े लोगों को दंडित करने की इच्छा से प्रेरित किया गया था। 2017 में डोट्रो को अपने कार्यों के परिणाम का सामना करना पड़ा।
हत्या के प्रयास और आगजनी का दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। सजा की गंभीरता ने उनके अपराधों की गंभीरता और एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी शपथ के विश्वासघात को प्रतिबिंबित किया। डेरेक स्टैफर्ड। मार्क्सविले, लुइसियाना का छोटा शहर एक दिल दहला देने वाली त्रासदी का दृश्य बन गया जिसने समुदाय को उसके मूल तक हिला दिया। डेरेक स्टैफोर्ड, एक पूर्व उप मार्शल, इस विपत्ति के केंद्र में थे। 3 नवंबर 2015 की रात स्टैफोर्ड के कार्यों से एक विनाशकारी नुकसान और न्याय के लिए समुदाय का रोष पैदा होगा। उस भाग्यशाली शाम को स्टैफोर्ड और एक अन्य डिप्टी एक कार चेज में शामिल थे जो गोलीबारी में समाप्त हो गया। उनके पीछा का लक्ष्य क्रिस फ्यू द्वारा चलाया जा रहा एक वाहन था जिसकी यात्री सीट पर उसका 6 वर्षीय बेटा जेरेमी मार्डिस था। कुछ ही सेकंड में एक नियमित खोज गोलीबारी की बारिश में बदल गई। स्टैफोर्ड और उनके सहयोगी ने फ्यू की कार में अंधाधुंध गोलीबारी की। जब शूटिंग बंद हुई तो फ्यू गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका छोटा बेटा जेरेमी मर गया। उस समय संयुक्त राज्य में पुलिस शूटिंग का सबसे छोटा शिकार। घटना का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया गया और बाद की जांच ने घातक बल के उपयोग के लिए एक भयावह औचित्यहीनता का खुलासा किया। स्टैफोर्ड का बचाव दावा करते हुए कि वह नहीं जानता कि कार में एक बच्चा था और वह आत्मरक्षा में काम कर रहा था, जांच के तहत ढह गया। बॉडी कैमरा फुटेज ने उनके खाते का खंडन किया जिसमें फ्यू को अपने हाथों को आत्मसमर्पण में उठाया गया था जब अधिकारियों ने गोलीबारी की थी। मार्च 2017 में एक जूरी ने स्टैफोर्ड को मानसशास्त्र और हत्या के प्रयास का दोषी पाया। उन्हें 40 साल जेल की सजा सुनाई गई थी जो उनके द्वारा किए गए अपूरणीय नुकसान के लिए एक कठोर परिणाम था। डेरेक स्टैफोर्ड का मामला घातक बल का उपयोग करने की शक्ति और जब उस शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके दुखद परिणामों के साथ आने वाली अपार जिम्मेदारी का एक कठोर अनुस्मारक है। चार्ल्स बेकर। चार्ल्स बेकर की कहानी हमें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वापस ले जाती है। न्यूयॉर्क शहर की हलचल वाली सड़कों पर जहां भ्रष्टाचार का दिन का क्रम था। 1890 और 1910 के दशक के बीच न्यूयॉर्क शहर पुलिस विभाग के एक लेफ्टिनेंट बेकर ने खुद को एक घोटाले में पाया जो अमेरिकी इतिहास में पुलिस भ्रष्टाचार के सबसे कुख्यात मामलों में से एक बन जाएगा। बेकर की कहानी सभी प्रकार के भ्रष्ट व्यवहार से भरी थी जिसमें अवैध जुआ और संगठित अपराध शामिल थे जो उस युग में न्यूयॉर्क में पनपे। उन्हें विभिन्न आपराधिक तत्वों के साथ गहरे संबंध रखने के लिए जाना जाता था जिनमें कुख्यात गैंगस्टर जैक लेग्स डायमंड भी शामिल थे। बेकर का पतन हरमन रोसेंथल की हत्या से शुरू हुआ जो एक बुकमेकर था जिसने पुलिस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी जिसने उसके जुआ कार्यों को फलने फूलने दिया। जुलाई 1912 में एक रात रोसेंथल को टाइम्स स्क्वायर के पास ठंडे खून से गोली मार दी गई। बस कुछ ही पलों पहले एक होटल छोड़ दिया था जहां वह बहुत पुलिस बल से सुरक्षा मांग रहा था जिसका प्रतिनिधित्व बेकर ने किया था। बाद की जांच से पता चला कि बेकर ने रोसेंथल पर हिट का आदेश दिया था। डर था कि उसकी गवाही उसे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में फंसा देगी। इसके बाद जो मुकदमा चला वह एक सनसनी थी जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। बेकर को पहली डिग्री हत्या का दोषी पाया गया, एक ऐतिहासिक फैसला जिसने अमेरिकी इतिहास में पहली बार एक पुलिस अधिकारी को हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई। 1916 में बेकर को बिजली कुर्सी में मार दिया गया। उसकी विरासत हमेशा उसके द्वारा किए गए घोर अपराध से दूषित हो गई। अधिक रोचक सामग्री के लिए अगला वीडियो देखें।